अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम तौरीस और इर्तिक़ा यानी हेरिडिटी एंड ह्यूमन एवोल्यूशन सबक के ताल्लुक़ से जानेंगे। आप इस सबक को गौर से सुनिए और आप इसके नोट्स लिखते जाइए, क्योंकि ये आपके इम्तिहान के लिए भी ज़रूरी हैं और NTSC एग्ज़ाम में भी इस सबक के ताल्लुक़ से सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि विरासत किसे कहते हैं। हमने देखा कि तौलीदी अमल के ज़रिए नए अफराद पैदा होते हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमने देखा कि हाथी से हाथी का बच्चा, मुर्गी से चूज़ा, आम के बीज से आम का पौधा पैदा होता है ना। तो विरासत ऐसे अनासिर से ताल्लुक़ रखती है जो वालिदैन और बच्चों में मुशाबिहत के ज़िम्मेदार हैं, यानी मिलते जुलते। उमूमन जानदार अपनी नस्लों में क्या करते हैं, खुसूसियात को बरकरार रखते हैं, इसी को हम विरासत कहते हैं। तग़य्युरात किसे कहेंगे? बच्चों की खुसूसियात में अपने वालिदैन के मुकाबले में किसी भी किस्म की तब्दीली विरासती तग़य्युर कहलाती है। थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ, बिल्कुल हम सेम तो नहीं होते ना माँ बाप की तरह, थोड़ी बहुत हमें तब्दीलियाँ आती हैं। कभी हम थोड़ा सा दादा दादी के जैसे, थोड़ा नाना नानी जैसे, या कभी अम्मी के जैसे, कभी अब्बा जैसे, है ना। तो मसलन जिल्द और आँखों का रंग, तग़य्युरात जानदारों के दरमियान इख्तिलाफ़ात से ताल्लुक़ रखती है। नई अनवा के इर्तिक़ा में विरासती तग़य्युरात बहुत अहम हैं। जो नई अनवा बनती हैं, ये विरासती तग़य्युरात की वजह से ही नई अनवा जो है वजूद में आती हैं। यहाँ देखिए, हमारे खलियात में हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों खलियात हैं। उन खलियात में मरकज़ में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। हमारा जो खलिया है वो बेशुमार इस्तेहाली अफ़ाल अंजाम देता है। इसके लिए बेशुमार इतलात और हिदायत की ज़रूरत होती हैं। ये सारी इतलात कहाँ होती हैं? DNA सालेमे में। ये DNA सालेमे में कोडेड होती हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स DNA के सालेमे और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। DNA का हर सालेमा हज़ारों नस्ली या विरासती इकाइयों से बना होता है, जिसे हम जीन्स कहते हैं। जो इकाइयाँ होती हैं DNA की, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स हर किस्म की खासियत पे काबू रखते हैं। DNA के ज़रिए क्या होता है, जीनी इतलात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। ये जो DNA है, ये जीनी इतलात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। और साइंसदान उसके ताल्लुक़ से बहुत सारे जो है कोशिशें किए, बहुत से तजुर्बात किए। DNA का सालेमा हज़ारों नस्ली या विरासती इकाइयों से बना होता है, जिन्हें जीन्स कहते हैं। खलिए में प्रोटीन बनाने के लिए DNA क्या करता है, इतलात का ज़रिया है। ये प्रोटीन की तैयारी के लिए DNA का वो हिस्सा जो प्रोटीन की तैयारी के लिए इतलात फ़राहम करता है, जीन कहलाता है। जीन्स जानदार की हर एक खुसूसियात को कंट्रोल करते हैं। जीन्स एंजाइम बनाते हैं। यही एंजाइम सही तरीके से काम करके हार्मोन को बनाते हैं। हार्मोन जानदारों में सिफ़ात को ज़ाहिर करते हैं। DNA के ज़रिए जीनी इतलात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। DNA ही क्या है, खुसूसियात माँ बाप से बच्चों में जो है मुंतकिल करते हैं। तौलीद के दौरान तग़य्युरात का इस्तेमाल किस तरह होता है, यहाँ शक्ल पे गौर कीजिएगा आप। गुज़िश्ता नस्ल से विरासत दोनों चीज़ें फ़राहम कर रही है। क्या कर रही है? एक बुनियादी जिस्मानी साख्त, जो जिस्मानी साख्त है बुनियादी वो, और दूसरी नस्ल के लिए इसमें मामूली तब्दीलियाँ। शक्ल में यहाँ इन हालात को ज़ाहिर किया गया है जिसमें कोई अकेला फ़र्द या अज़ुया तौलीदी अमल करता है। यहाँ पे जैसे गैर जिनसी तौलीद में एक वाहिद जो है अज़ुया तौलीदी अमल करता है, जैसा कि गैर जिनसी तौलीद में होता है। अगर एक जरासीम में तक़सीम होती है और हासिल शुदा दोनों जरासीम फिर तक़सीम होते हैं, तो 4 मुनफरिद जरासीम पैदा हुए। देखिए, 1 से 2 जरासीम, 2 से 4, वो बहुत हद तक एक जैसे होंगे और उनके दरमियान सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, जो DNA की नकल के अमल में थोड़े से नुक्स की वजह से पैदा होता है। हालांकि अगर जिनसी तौलीद की शमूलियत हो तो इससे भी ज़्यादा तग़य्युरात पैदा होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। ये गैर सनफ़ी तौलीद के दौरान थोड़ा फ़र्क होता है, पर जिनसी तौलीद अगर होती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क वाक़ई होता है। अब जो तग़य्युरात वाक़ई होते हैं जिस्म में, ये तग़य्युरात की नौइयत पर मुनहसर मुख्तलिफ़ अफ़राद को मुख्तलिफ़ फ़ायदे होते हैं। जो तब्दीलियाँ आती हैं, इससे मुख्तलिफ़ अफ़राद को मुख्तलिफ़ फ़ायदे होंगे। मसलन वो जरासीम जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो गर्मी के मौसम में बेहतर तरीके से ज़िंदा रह सकेंगे, यानी उन्होंने अपने अंदर वो सलाहियत ला ली, वो तग़य्युर ला लिया कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। तग़य्युरात का अहम फ़ायदा ये है कि तग़य्युरात तब्दील पज़ीर माहौल में ज़िंदा रहने के इम्कानात बढ़ा देते हैं। जैसे सहराई जानदारों के बारे में हम देखते हैं, ऊँट वगैरह ने कैसा अपने अंदर तब्दीली ला ली कि पानी के बगैर भी वो 40 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। हम वहाँ के पौधे देखिए, उनकी साख्त कैसी है, और बर्फ़ानी इलाक़े के जानदार देखिए, उन्होंने अपने जिस्म में
माहौल के हिसाब से तब्दीली ला ली और कुदरत वैसे जानदारों का जो है इंतखाब करती है और वो बाकी रहते हैं। फ़ायदेमंद तग़य्युरात माहौली उमूर के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। माहौल उनको मुंतखब कर लेता है और अगली नस्ल में मुंतकिल किए जाते हैं। जो फ़ायदेमंद तग़य्युरात हैं वो नस्ल में जो आने वाली नस्ल है उसमें मुंतकिल होते जाते हैं। इस तरह तौरीसी तग़य्युरात इर्तिक़ा और नई अनवा की तश्कील के लिए बुनियाद बनते हैं। इस तरह तग़य्युरात होते होते तब्दीलियाँ आते आते क्या है, नए नए अनवा जो है वजूद में आते हैं। एक सवाल है आपकी किताब में कि किस तरह जिनसी तौलीद से गैर जिनसी तौलीद की बनिस्बत ज़्यादा पनपने वाले तग़य्युरात पैदा होते हैं। जिनसी तौलीद गैर जिनसी तौलीद आपने पहले ही पढ़ रखी है। इसके ताल्लुक़ से जो जानदार गैर जिनसी तौलीद करते हैं इनमें ज़्यादा तग़य्युरात नज़र नहीं आते, जबकि जो जानदार जिनसी तौलीद करते हैं इनमें तग़य्युरात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ नर और मादा दो अलग अलग जानदार जिनके डीएनए अलग अलग होते हैं, नर के अलग मादा के अलग, जब आपस में तौलीद करते हैं तो नए पैटर्न का डीएनए बनता है जिसमें माहौल के साथ पनपने की सलाहियत बेहतर होती है। यहाँ पर नर और मादा के डीएनए जो है मुत्तहिद होकर ये अपना जो है मटेरियल एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को मुंतकिल करते हैं, जिससे एक नए पैटर्न का डीएनए बनता है। अब डीएनए ही खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं, बल्कि हम पढ़े थोड़ी देर पहले। तो इस वजह से जानदारों में जो है ज़्यादा तग़य्युरात पैदा होते हैं। गैर जिनसी तौलीद में एक ही अज़विया जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए तक़सीम होकर कई तरीक़ों से क्या करता है, वो तक़सीम वगैरह होकर तादाद में इजाफ़ा करता है। वहाँ पर उतने तग़य्युरात वाक़ नहीं होते, लेकिन जिनसी तौलीद में ज़्यादा तग़य्युरात वाक़ होते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है जानदारों के लिए। किसी नूह में तग़य्युर की तख्लीक़ किस तरह उसकी बक़ा को बढ़ावा देती है, यानी किस तरह फ़ायदेमंद हैं तग़य्युरात। किसी नूह में तग़य्युरात जितने ज़्यादा होंगे माहौल में उनके ज़िंदा रहने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा होगी, और ऐसे जानदार बदलते माहौल के साथ बहुत जल्द मुताबिकत रखते हैं। जो जानदार अपने जिस्म में तब्दीलियाँ लाते हैं, माहौल के हिसाब से ढलने की सलाहियत रखते हैं, वो बदलते माहौल के साथ क्या करते हैं, अपने आप को उसके लिहाज से ढाल लेते हैं और वो बाकी रहते हैं। अब खुसूसियात तौरीस के लिए क़वानीन, मेंडल का क्या ताउन था। ये साइंसदान ऐसे कई सवालात के जवाब ढूंढने में जो है मसरूफ़ थे कि आखिर विरासती खुसूसियात माँ बाप से बच्चों में कैसे मुंतकिल हो रही हैं, ये तग़य्युरात आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, आखिर क्या चीज़ें हैं ये। उस वक्त उन्हें जीन्स डीएनए वगैरह के बारे में मालूमात नहीं थी, तो वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जानदारों का इर्तिक़ा कैसा हुआ, क्या जानदार पहले से मौजूद जानदारों से वक़्फ़ पज़ीर हुए, अगर हुए तो फिर पहले के जानदार किस तरह आए, किस तरह बने, किस तरह इनमें इर्तिक़ा हुआ, किस तरह इतने किस्म के जानदार आए। तो ये जो है खोज कर रहे थे। उस वक्त डार्विन भी अपनी खोज कर रहा था, उस वक्त मेंडल जो है वो भी अपने जो है रिसर्च पे काम कर रहा था। ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक खानक़ाह में एक राहिब का काम करता था, एक चर्च की खानक़ाह में वो वहाँ देखभाल का काम किया करता था। तो इसको हम जदीद जेनेटिक्स का बाबा आदम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके ताल्लुक़ से हम जानेंगे। अब जेनेटिक्स हयातियात की वो शाख़ है जो जानदारों में होने वाली मुशाबिहतों की तशरीह करती है। जेनेटिक्स जीन्स के बारे में, या किस तरह मुशाबिहतें जानदारों में, किस तरह मुशाबिहतें हैं माँ बाप से बच्चों में। जेनेटिक्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकिली की वजाहत करती है। ये बतलाती है कि खुसूसियात किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इस पर किसने काम किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल को जदीद जेनेटिक्स का बाबा आदम कहते हैं। तो इसने मटर की फलियों में ज़िंदगी की तलाश की, यानी मटर की फलियों पर इसने तजुर्बात किए। तो फरवरी 1865 की इस शाम, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने कितनी काविशें की, कितनी कोशिशें की, हम उनकी कोशिशों को, साइंसदानों की काविशों को, उनकी मेहनत को क़दर की निगाह से देख सकें, इसलिए देखेंगे उसका कुछ बैकग्राउंड के। फरवरी 1865 की उस शाम उस कमरे में बहुत से लोग जमा थे। कब? 1865, जिनमें 40 के करीब बायोलॉजी के माहिरीन भी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल आज पौधों की अफजाइश पर अपना एक पेपर पेश करने जा रहा था। इस पेपर के पीछे मेंडल की 15 साल की मेहनत थी। 15 साल उसने काम किया था मटर के पौधों पे। उसने 1850 में जानदारों की विरासती खुसूसियात की मुंतकिली के अमल को समझने के लिए तजुर्बा शुरू किए थे कि कैसे खुसूसियात मुंतकिल होते हैं, वो जानने के लिए उसने तजुर्बा शुरू किए। वो चूहों पर काम करना चाहता था, लेकिन उसे ये कह के मना कर दिया गया कि चर्च में जानवरों की जिनसियात पे मुतालिया करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसको मना कर दिया गया था कि यहाँ पे जानवरों की जिनसियात पे काम नहीं करना है।
चुनांचे इसने पौधों और ख़ास तौर पर मटर के पौधों का ही इंतखाब किया। मेंडल ने मटर ही के पौधों का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि इसमें मंदरजा झैल सहूलियात थीं। इन्हें आसानी से बोया जा सकता है मटर के पौधों को। इनका दौर हयात मुख्तसर है। खुद ज़िरगी के फूल होते हैं। खुद ज़िरगी यानी खुद का ही ज़ीरा खुद की ही कलगी में। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, नर और मादा ज़वाजे एक ही फूल में। बीजों की कसरत होती है। वो मुतज़ाद विरासती खुसूसियात रखते हैं। बहुत सारे अलग अलग खुसूसियात रखते हैं मटर के पौधे। मसनवी पारजिरगी से मखलूत नस्ल पैदा कर सकते हैं जो बारावर होती है। हम मसनवी पारजिरगी भी करा सकते हैं, यानी एक फूल के ज़ीरे को दूसरे फूल की कलगी पे हम मुंतकिल करा सकते हैं मसनवी तौर पे। और जो बीज बनते हैं वो बारावर होते हैं, यानी वो फिर से एक नया पौधे की शक्ल में उभरते हैं। इन्हें आसानी से बोया जा सकता है। खुसूसियात हम ज़मीन में, गमलों में, कहीं भी आसानी से बो सकते हैं। इनका दौर हयात मुख्तसर होता है, यानी बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाते हैं और फूल फल भी देने लगते हैं। और बीजों की कसरत होती है, यानी मटर में बहुत सारे बीज होते हैं। खुद ज़िरगी और पारजिरगी के फूल होते हैं, यानी खुद ज़िरगी यहाँ बताई गई है। देखिए, खुद ही का ज़ीरा, खुद ही के उसी फूल का ज़ीरा उसी फूल की कलगी में गिरकर जो बीज बनते हैं तो खुद ज़िरगी कहते हैं। पारजिरगी, एक फूल का ज़ीरा जाकर दूसरे फूल की कलगी में जब गिरता है तो उसे हम पारजिरगी कहते हैं। तो दोनों तरीक़े से भी यहाँ जो फर्टिलाइजेशन बाराबरी करा सकते हैं। मेंडल ने मटर ही के पौधों का इंतखाब क्यों किया? वो मुतज़ाद विरासती खुसूसियात रखते हैं, जैसे बौना पौधा, लंबा पौधा। उसमें कुछ बौने पौधे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। उसमें बहुत सारी खुसूसियात होती हैं। फूल का रंग सफ़ेद होता है, बाज़ पौधों के फूलों का रंग, और बाज़ का जो बनफशी रंग के होते हैं। और फलियों की साख़ मुख्तलिफ़ होती है, बीजों का रंग मुख्तलिफ़ होता है, बीजों की साख़ मुख्तलिफ़ होती है। ऐसी बहुत सारी खुसूसियात थीं। देखिए, एक बौना पौधा, मटर के बौने पौधों की एक नस्ल होती है, लंबे पौधों की भी एक नस्ल होती है। बीज की साख्त कैसी है? झुर्रियों वाले बीज भी होते हैं उसमें और गोल बीज भी होते हैं। बहुत सारे किस्म के होते हैं मटर के पौधे। फली की साख्त देखिए, गोल साख्त की भी फलियाँ होती हैं इसमें, पीछदार साख्त की। जर्द भी होते हैं और जर्द फलियाँ भी हैं, सब्ज़ फलियाँ भी होती हैं। और बीज का रंग, जर्द बीज भी पाए जाते हैं मटर में और सब्ज़ बीज भी पाए जाते हैं। बहुत सारी खुसूसियात थी। और बाद में फूल जो है बगली फूल यानी बाजू में होते हैं और बाद में ऊपरी फूल होते हैं, टर्मिनल एक्सियल बोलते हैं इसको। तो इस तरह मेंडल ने तमाम खुसूसियात को देखते हुए मटर के पौधों का जो है इंतखाब किया। उसने बहुत से तजुर्बात मटर के पौधों पे लगभग 15 साल उसने तजुर्बात किए। इस राज को समझने के लिए मेंडल ने क्या है कि खुसूसियात जो मुंतकिल होती हैं, इन पौधों का नस्ल दर नस्ल आपस में मिलाप करवाना और उनसे आने वाली खुसूसियात को गिनना शुरू किया। यहाँ बचपन में उसकी हासिल की गई बागबानी की महारत उसके बहुत काम आई। वो बागबानी किया करता था बचपन में। तो अगले 8 सालों में उसने 28,000 से ज़्यादा पौधे उगाए और मटर छील छील के उनके ढेर लगा दिए। बहुत से मटर के पौधों पे उसने बहुत सी फलियों पे तजुर्बात किए, पौधों पे बहुत सारे तजुर्बात किए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? दो पौधों के दरमियान इख्तिलात जो सिर्फ एक मुतज़ाद खासियत रखते हों, मोनोहाइब्रिड मिलाप कहलाता है। मुतज़ाद खासियत, एक मुतज़ाद खासियत यानी एक दूसरे के अपोजिट, ज़िद। ये बौना है और ये लंबा, ये एक खासियत हो गई, तो एक दूसरे के अपोजिट खासियत है। तो इस तरह के किस्म को उसने चुना। मटर के पौधे खुद ज़िरगी वाले नबातात हैं। खालिस किस्म के पौधे हासिल करने के लिए मेंडल ने उन्हें कई नस्लों तक उगाया, यानी खुद ज़िरगी ही होने से क्या उसको खालिस पौधे हासिल हुए, खालिस बौना और खालिस लंबा पौधा। इसने मुतज़ाद खुसूसियात रखने वाले पौधों के दरमियान पारजिरगी कराई। फिर इसने क्या किया, बौने पौधे के ज़ीरे लंबे पौधे की कलगी पे छिड़का। इसकी जो ज़ीरादान थे तो खुद ज़िरगी नहीं होना बोलकर उन ज़ीरेदानों को निकाल दिया। इसे कैस्टरेशन कहते हैं उस मेथड को। तो इसने बौने पौधों के ज़ीरे लंबे पौधों की कलगी में छिड़के। वो सोच रहा था कि अब जो बीज मैं बोऊंगा तो तमाम जो है मुझे दरमियाने ख़त के पौधे हासिल होंगे। उन बीजों को जब वो बोया तो उसने देखा कि सभी पौधे लंबे थे। ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग है ना, सभी के सभी लंबे पौधे हासिल हुए। उसे ताज्जुब हुआ कि ये बौने पौधे की खासियत कहाँ चली गई।
अगर गई तो कहाँ गई है तो कहाँ है। फिर उसने और तजुर्बात किए आगे। इसने इन पौधों के दरमियान खुदजिरगी होने दी। जब खुदजिरगी होने पर जब बीज बने, उन बीजों को जमा किया, जमा कर उसने फिर उसको F2 जनरेशन में बोया। उसने देखा कि ज़्यादातर पौधे लंबे थे और थोड़े से पौधे जो है बौने हासिल हुए। देखिए ज़्यादातर पौधे कैसे हासिल हुए F2 जनरेशन में, उसको लंबे हासिल हुए और थोड़े से पौधे उसको पसखद हासिल हुए, यानी 3:1, जिसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की निस्बत क्या है, 3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं इसको। जो नज़र आ रहे हैं हमारे आँखों को 3 लंबे और 1 पसखद, तो उसको हम फिनोटाइप। जीनोटाइप किसको बोलेंगे, एक खालिस लंबा है, 2 गैर खालिस लंबे हैं और एक खालिस पस्ताखद है। तो 1:2:1। अगर जीनोटाइप निस्बत पूछी गई तो आप 1:2:1 लिखना है, और अगर फिनोटाइप निस्बत पूछी गई तो आपको लिखना है 3:1। यहाँ F1 नस्ल के पौधों में लंबे और बौने दोनों खुसूसियात रखने के बावजूद तमाम पौधे लंबे थे। दरमियानी कद के पौधे बिल्कुल नहीं थे। और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबे पौधे थे, ये भी लंबे थे। ये तो लंबे हैं ही, खासियत जो है ये लंबे पौधे की कैपिटल टी जो है, मगर ये भी लंबे हैं। तो पौधे को लंबा बनाने के लिए टी की एक ही नस्ल काफ़ी है, लेकिन पौधे को बौना बनाने के लिए ये स्मॉल टी की जो सिफत है, दोनों नस्लें होना ज़रूरी हैं। ये एक ही सिफत काफ़ी है, लेकिन बौना होने के लिए 2 सिफतें होना ज़रूरी हैं। तो ये गालिब खासियत हो गई और ये मगलूब खासियत हो गई, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। ऐसी सिफ़ात जो ज़ाहिर होती हैं गालिब सिफ़ात कहलाती हैं, मसलन कैपिटल टी, और ऐसी सिफ़ात जो ज़ाहिर नहीं होती वो मगलूब सिफ़ात कहलाती हैं, मसलन स्मॉल टी। तो इस तरह वो इस नतीजे पे पहुंचा कि कुछ खुसूसियात गालिब होती हैं और कुछ खुसूसियात मगलूब होती हैं। कुछ ख़ुद को ज़ाहिर करती हैं, कुछ छुपी हुई होती हैं, वो ज़ाहिर नहीं करती, फिर आगे के जनरेशन में वो खुसूसियात ज़ाहिर होती हैं। हाइब्रिड अख्तिलात किसे कहते हैं? 2 मुतज़ाद खुसूसियात रखने वाले पौधों के दरमियान मिलाप को डाई हाइब्रिड अख्तिलात कहते हैं। अब यहाँ 2 मुतज़ाद खुसूसियात रखने वाले राउंड येलो यानी गोल जर्द और झुर्रियों वाले ग्रीन सब्ज़, झुर्रियों वाले सब्ज़ और गोल जर्द। कैपिटल आर राउंड यानी गोल बताने के लिए है और कैपिटल वाई जर्द बताने के लिए येलो, और स्मॉल आर झुर्रियों वाले बताने के लिए और स्मॉल वाई सब्ज़ बताने के लिए यहाँ पे लिए गए हैं। तो जब इसने इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि F1 जनरेशन के जो बीज थे सभी फलियों में कैसे बीज हासिल हुए, उसको गोल जर्द बीज हासिल हुए, यानी ये खासियत डोमिनेंट है, तो यही हासिल हुए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पे क्या हैं, गालिब खासियतें हैं, गालिब आ गए, वो डोमिनेंट हैं। ये खासियतें हैं उसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी रिंकल्ड ग्रीन, मगर वो छुपी हुई हैं, ज़ाहिर नहीं हुई वो। फिर उसने इन बीजों को बोया, तो उसको जिस तरह के जो है बीज हासिल हुए उसके बारे में हम देखेंगे। ये ज़वाजे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक्स माँ की जानिब से और ये मादा और ये नर ज़वाजे। तो इन दोनों के दरमियान क्रॉस करवाने पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये गोल जर्द बीज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल जर्द बीज। इस तरह यहाँ भी गोल जर्द बीज, क्योंकि एक कैपिटल रहना एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई काफ़ी है उसको गालिब आने के लिए, उस खासियत को। ये भी गोल जर्द बीज, ये भी गोल जर्द बीज, ये गोल सब्ज़ बीज कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गोल सब्ज़ बीज, क्योंकि ये 2 खासियतें हैं,
तो इस वक्त ये खासियतें जो हैं, ये जो मगलूब खासियतें हैं, अगर इनकी 2 नकलें हैं तो ये ज़ाहिर हो गई। गोल सब्ज़ बीज, फिर यहाँ पे गोल जर्द बीज, यहाँ पे गोल सब्ज़ बीज स्मॉल वाई, 2 नकलें हैं यहाँ पे खुसूसियात की, इसलिए सब्ज़ खासियत आ गई। यहाँ भी गोल जर्द बीज, इनके दरमियान जो है क्रॉस कराने से, और यहाँ पे भी गोल जर्द बीज। यहाँ पर जर्द झुर्रियों वाले देखिए स्मॉल आर, ये 2 जो है नकलें आ गई, तो ये झुर्रियों वाली खासियत है। और कैपिटल वाई यानी जर्द, तो जर्द झुर्रियों वाले बीज, ये भी जर्द झुर्रियों वाले, ये गोल जर्द गोल सब्ज़ जर्द झुर्रियों वाले। ये एक नकल काफ़ी है ज़ाहिर करने के लिए येलो की जो है जर्द, और ये 2 नकलें हैं, अगर ज़ाहिर होना है तो इनकी 2 नकलें होना, तो जर्द झुर्रियों वाले और यहाँ सब्ज़ झुर्रियों वाले, यहाँ खालिस सब्ज़ झुर्रियों वाले हासिल हुए। देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमें गोल जर्द कितने हासिल हुए? 9, गोल सब्ज़ 3 की निस्बत में, झुर्रीदार जर्द 3 की निस्बत में, और झुर्रीदार सब्ज़ 1 की निस्बत में, यानी सबसे ज़्यादा गोल जर्द बीज वाले पौधे हासिल हुए, उससे थोड़ा कम गोल सब्ज़ बीज, उतने ही जर्द झुर्रीदार बीज हासिल हुए, और थोड़े से बहुत कम जो है हमें क्या हासिल हुए? झुर्रीदार सब्ज़। तो ये क्या है? इसका फिनोटाइप निस्बत है। डाईहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप निस्बत क्या है? 9 निस्बत 3 निस्बत 3 निस्बत 1। तो क्या मुशाहदात उसने किए इस दौरान? F1 नस्ल के तमाम पौधे गोल जर्द बीज रखते थे, जो उसको हासिल हुए तमाम गोल जर्द बीज वाले थे। तो झुर्रियों वाले सब्ज़ बीजों की खासियत इसमें छुपी हुई थी। F2 नस्ल में वालिदैन की सिफात के साथ 2 नए इत्तेहाद भी आए। कौन से इत्तेहाद हासिल हुए 2 नए? ये राउंड ग्रीन है ना, गोल सब्ज़ भी हासिल हुए और कुछ नए, और कुछ झुर्रियों वाले जर्द हासिल हुए। ये नई खासियतें ज़ाहिर हुई। अगर ज़वाजें मुशाबा हों तो हम उनको होमोज़ाइगस कहते हैं। मसलन कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल आर वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? अगर ज़वाजें मुशाबा रहे तो हम होमोज़ाइगस, इम्तिहान में आ सकता आपको। अगर ज़वाजें गैर मुशाबा हों तो उनको हम हेटेरोज़ाइगस कहते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये सभी हेटेरोज़ाइगस हैं। तो गोल पीला गालिब सिफत है, गोल जर्द जो है वो गालिब सिफत है, जबकि झुर्रीदार सब्ज़ मगलूब सिफत है। यहाँ F2 नस्ल के नए इत्तेहाद से ज़ाहिर होता है कि गोल और झुर्रीदार सिफत आज़ादाना तौर पर तौरीसी होती हैं, यानी ये खुसूसियात क्या है? आज़ादाना तौर पर अगली नस्ल में जो है मुंतकिल होती हैं। ये गोल बीजों का गोल होना या बीजों का झुर्रीदार होना, ये सब्ज़ के साथ ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये अकेली भी खासियत जो है अगली जनरेशन में मुंतकिल हो सकती है। ये जर्द के साथ ही जुड़ी हुई नहीं है। गोल जर्द बोल तो जो भी गोल बीज रहेंगे जर्द रंग के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये खासियतें जो हैं ये आज़ादाना तौर पे अगली जनरेशन में जो है मुंतकिल होती हैं। तजुर्बात की बिना पर मेंडल के तजुर्बात के नताइज क्या निकले, या इसने कुछ क़वानीन जो है क़वानीन बनाए। मुख्तलिफ़ खुसूसियात गोया अपने आप में मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की जाती हैं। यही इकाइयाँ खुसूसियत ज़ाहिर करती हैं। जो इकाइयाँ उसने नाम दिया खुसूसियात ज़ाहिर करने के लिए, बाद में साइंसदानों ने उनका नाम जीन्स दिया। जीन्स किसी भी सिफत को 2 खुसूसियात काबू करती हैं, एक खासियत गालिब होती है, दूसरी मगलूब। उसने कहा कि खासियत हमेशा ख़ुद को ज़ाहिर करती है और कुछ खासियतें छुपी हुई होती हैं, उन्हें मगलूब कहते हैं, वो कभी कभी ज़ाहिर होती हैं। तो मियासिस के दौरान ज़वाजों की तश्कील के वक्त एक सिफत की खुसूसियात की जोड़ियाँ मसावियाना तकसीम होती हैं। तो ज़वाजों की तश्कील के वक्त क्या है, खुसूसियात की जो जोड़ियाँ होती हैं वो तकसीम होती हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा मुतज़ाद खुसूसियात के जीन इकट्ठा होते हैं तो वो ज़वाजों में आज़ादाना तौर पर चले जाते हैं। अब हमने देखा कि आज़ादाना तौर पर बीजों का गोल होना, या बीजों का झुर्रीदार होना, या बीजों का सब्ज़ होना, या बीजों का जर्द होना, वो जो है आज़ादाना तौर पर अगली जनरेशन में चली गई थी खुसूसियात। अब एक सवाल है आपकी किताब में कि कुत्तों की जिल्द के गालिब रंग को तलाश करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए बोलकर है आपको। तो हम कुत्तों का गालिब रंग बोलकर सफ़ेद बोल के लिए हम W कैपिटल है, और मगलूब रंग सियाह को हम स्मॉल लेटर्स में लिए हैं। तो पहली जो नस्ल है सफ़ेद कुत्ते और काले कुत्ते के दरमियान, कुत्तों के दरमियान मिलाप कराने से
कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल और यहाँ भी कैपिटल स्मॉल। तो तमाम यहाँ पे ये क्या है, ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये गालिब खासियत है। तो तमाम कैसे कुत्ते हासिल हुए, सफ़ेद। नेक्स्ट जनरेशन में जब इन खुसूसियात के दरमियान मिलाप कराने पे कैसे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये जो हैं ज़वाजे, तो ये नर ज़वाजे, मादा ज़वाजे समझिए। जब इनके दरमियान मिलाप करवाया गया तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल। तो यहाँ पे हमें क्या निस्बत हासिल हुई, 3:1। 3 जो है सफ़ेद कुत्ते थे और एक सियाह था, काला था। तो इसका जीनोटाइप रेशो क्या होगा, 1:2:1। फिनोटाइप रेशो क्या है, 3:1। जो नज़र आ रहे हैं 3 सफ़ेद हैं, एक सियाह है। मगर जीनोटाइप मीन्स उसके अंदर जो खुसूसियात छुपी हुई हैं, एक खालिस सफ़ेद है, 2 जो गैर खालिस सफ़ेद हैं और एक खालिस सियाह है। तो ये जो है जीनोटाइप निस्बत उसकी 1:2:1 आएगी। तायुन जिन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का या लड़की जो तायुन है, मुख्तलिफ़ जानदारों में जिन्स का तायुन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। इंसानों में जिन्स का तायुन जिनसी क्रोमोज़ोम से होता है। इंसानों में हर खलिए में 23 क्रोमोज़ोम के जोड़े होते हैं। 23 यानी 46 क्रोमोज़ोम्स होते हैं, 23 जोड़ियों की शक्ल में। उसमें 23 जोड़ियों में एक जोड़ी माँ की तरफ से आती है और एक बाप की जानिब से आती है, जिनमें सिर्फ एक जोड़ा जिनसी तायुन में हिस्सा लेते हैं। 22 जोड़ी में 23 में से 22 जोड़ी को छोड़कर सिर्फ एक जोड़ा जो जिनसी क्रोमोज़ोम्स हैं वो जिनसी तायुन में हिस्सा लेते हैं। ये क्रोमोज़ोम जिनसी क्रोमोज़ोम्स कहलाते हैं। देखिए, बाप में जो जिनसी क्रोमोज़ोम होते हैं XY और माँ में जो होते हैं XX। यानी बाप में एक क्रोमोज़ोम बड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है तो उसको Y नाम दिया गया है, और माँ में दोनों क्रोमोज़ोम सेम XX क्रोमोज़ोम्स होते हैं। अगर बाप के X क्रोमोज़ोम के साथ माँ का X क्रोमोज़ोम जुड़ता है तो लड़की होती है। बाप के Y क्रोमोज़ोम के साथ माँ का X क्रोमोज़ोम जुड़ता है तो लड़का होता है। तो इस तरह इंसानों में बच्चे की जिन्स का तायुन किस तरह होता है बोलकर आपको इम्तिहान में सवाल आ सकता है। तो आप इस तरह उतार के लिख सकते हैं, बाप उसमें XY जिनसी क्रोमोज़ोम और माँ XX जिनसी क्रोमोज़ोम। मर्दों में जिनसी क्रोमोज़ोम की जोड़ी XY होती है और औरतों में ये जोड़ी XX होती है। बच्चे हमेशा माँ से X क्रोमोज़ोम्स हासिल करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मगर बच्चे का जिन्स इस क्रोमोज़ोम पर मुनहसर है जो वो बाप से हासिल करता है। अगर बच्चा वालिद से X क्रोमोज़ोम हासिल करता है तो वो लड़की होगी, और अगर Y क्रोमोज़ोम हासिल करता है तो वो लड़का होगा। इस तरह इंसानों में बच्चे की जिन्स का तायुन होता है। आप इस तरह से उतार कर अगर ये लिख दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इसको समझ के लिखिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए, समझ कर आप इसको लिखिए। अब देखिए इर्तिक़ा किसे कहते हैं, एवोल्यूशन। सादा जानदारों में बतदरीज तब्दीलियों से अरसे दराज के बाद नए अनवा की तश्कील इर्तिक़ा कहलाती है। जो नई नू बनती गई, वक्त के साथ साथ सादा जानदारों में तब्दीलियाँ होती गईं और नई नई अनवा बनती गईं, उसको हम इर्तिक़ा कहते हैं, एवोल्यूशन। अब कुछ विरासती औसाफ हैं और कुछ इक्तिसाबी औसाफ हैं। विरासती औसाफ जो माँ बाप से बच्चों में आती हैं, आँखों का रंग, जिल्द का रंग, या देखिए पत्तों की साख्त या पत्तों का रंग, ये कांटेदार पौधों से कांटेदार पौधे ही, कान की लौ बाज़ की जुड़ी हुई होती है, बाज़ की अलहदा होती है, ये सभी क्या हैं, विरासती खुसूसियात हैं। हाइट बच्चों का, ये सब माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, ख़ानदानी विरासती औसाफ हैं। इक्तिसाबी औसाफ किसको बोलेंगे, साइकिल चलाना, फुटबॉल खेल रहे हैं, या गिटार चलाना सीखना, पकवान सीखना, ये सभी क्या हैं, किताबें पढ़ना, ये हमारी ज़िंदगी में हासिल किए गए तजुर्बात, इनको हम इक्तिसाबी औसाफ कहते हैं। इम्तिहान में सवाल आ सकता है विरासती औसाफ और इक्तिसाबी औसाफ के दरमियान फ़र्क बतलाएँ। तौरीसी औसाफ, ये खुसूसियात विरासत में हासिल होती हैं, ये औसाफ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, ये औसाफ इर्तिक़ा की रहनुमाई करते हैं। तो ये क्या है, ये विरासती तौर पे हासिल होने वाले औसाफ हैं और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं।
रंग, आँखों का रंग, जिल्द का रंग, हाइट, ये सभी विरासती औसाफ हैं। इक्तिसाबी औसाफ ये खुसूसियात माहौल के ज़रिए पैदा होती हैं। ये औसाफ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं होते। ये औसाफ इर्तिक़ा की रहनुमाई नहीं करते। अब हमें पढ़ने की आदत है तो हमारा बच्चा पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं। इक्तिसाबी औसाफ अलग और तौरीसी औसाफ अलग हैं। तौरीसी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, लेकिन इक्तिसाबी औसाफ मुंतकिल नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। सवाल है कि किसी फ़र्द के ज़रिए पूरी ज़िंदगी के दौरान इक्तिसाब किए गए औसाफ विरासतों में मुंतकिल क्यों नहीं होते? क्योंकि गैर तौलीदी बाफ़तों में होने वाली तब्दीली तौलीदी खलियों के DNA में मुंतकिल नहीं होती। गैर तौलीदी बाफ़तों में जो तब्दीली आ रही उससे तौलीदी खलियों में कुछ भी तब्दीली नहीं होती, इसलिए किसी फ़र्द के तजुर्बात उसकी नस्ल में मुंतकिल नहीं हो सकते और इर्तिक़ा की रहनुमाई नहीं कर सकते। किसी शख्स को कुछ आदतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नस्ल में मुंतकिल होंगी, ऐसा नहीं होता। अब कुछ साइंसदानों ने, जैसे ऑगस्ट वाइज़मैन ने चूहों की दुम कट की कई नस्लों तक, और उसने देखा कि दुम कटे चूहों के बच्चे क्या दुम वाले बग़ैर दुम वाले होंगे या दुम वाले, तो उसने देखा कि वो दुम वाले ही थे। यानी जिस्मानी बाफ़तों में अगर गैर तौलीदी बाफ़तों में अगर तब्दीली आ रही है तो उससे खलियों के DNA में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने देखा कि दुम कटे चूहों के बच्चे दुम वाले ही थे। साइंसदान ये सोच रहे थे कि आखिर ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। गैर हयाती मादे से ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में हमारे पास क्या सबूत हैं? उसके लिए मिलर और हिराल्ड्स नामी साइंसदान ने 1953 में एक तजुर्बे से साबित किया कि ज़िंदगी की इब्तिदा गैर हयाती मादे से हुई है। उन्होंने पानी के ऊपर एक ऐसी आबोहवा तैयार की जो क़दीम ज़मीन पर रही होगी। इस आबोहवा में मुख्तलिफ़ सालिमात जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। इसका दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा गया। जब गैसों के आमेज़े में चिंगारी गुजारी गई ताकि बिजली की चमक जैसी सूरत हाल पैदा हो सके, क्या देखते हैं कि 7 दिनों के अंदर मीथेन का कुछ हिस्सा कार्बन के सादा मुरक्कबात में तब्दील हो गया, जिसमें अमाइनो एसिड शामिल थे जो प्रोटीन के सालिमात की तश्कील करते थे। तो इस तरह साइंसदानों ने अपने तजुर्बात से ये बतलाया कि गैर हयाती मादे से जो है ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। प्रोटीन्स वगैरह जो बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, वो तैयार हो गए थे। तो इस तरह जो है जानदार, सादा जानदार वजूद में आए, बल्कि साइंसदान बतलाए। अनवायत किसे कहते हैं? अनवायत एक तरीक़ाकार है जिसमें एक आबादी जोग्राफियाई अलहदगी की वजह से दो अलग अलग आबादियों में बढ़ते हैं जो आपस में तौलीद नहीं कर सकते। जब तग़य्युरात और जोग्राफियाई अलहदगी मुत्तहिद हो जाते हैं तो अनवायत हो सकती है। यानी नई नई उनवा जो बनती हैं कैसे होते हैं? कुछ नदियाँ बीच में आ गई, पहाड़ियाँ बीच में आ गई, अगर दो उनवा अलग हो गए तो कई सदियों के बाद क्या होता है, वो आपस में तौलीद नहीं कर सकते, तो नई नई उनवा वजूद में आती हैं। फिर जो उनवा तक़सीम हो गई, बढ़ गई, वो दोनों भी नई नई उनवा जो है बन जाती हैं। तो जब तग़य्युरात और जोग्राफियाई अलहदगी मुत्तहिद हो जाते हैं तो अनवायत हो सकती है, तो नई उनवा वजूद में आ सकती हैं। कौन से अवामिल अनवा की तश्कील की तरफ ले जाएंगे, बोलकर सवाल है आपको। उसका जवाब हम लिख सकते हैं, अनवा की तश्कील यानी नई नई अनवा किस तरह से बन सकती हैं। तो अनवा की तश्कील की तरफ ले जाने वाले अवामिल हैं जीनी इन्हिराफ, कुदरती इंतखाब, जीनी बहाव, तौलीदी तब्दीली। जीनी इन्हिराफ किसे कहेंगे? DNA में तब्दीली या क्रोमोसोम की तादाद में तब्दीली की वजह से क्या होता है? जीनी इन्हिराफ होता है। कुदरती इंतखाब किसे कहेंगे? जिन जानदारों में फ़ायदेमंद तग़य्युरात पाए जाते हैं वो कुदरत के ज़रिए मुंतखब हो जाते हैं। फ़ायदेमंद जो तग़य्युरात अपने अंदर ला लेते हैं, सबक की शुरुआत में ही मैं कह चुकी हूँ। जीनी बहाव किसे कहेंगे? इर्तिक़ा और दर्जाबंदी किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह इनके दरमियान ताल्लुक़ है। इर्तिक़ा यानी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जानदारों में जो तब्दीली हुई, सादा से पेचीदा जानदार जो बनते गए, उसे हम इर्तिक़ा कहेंगे। आम तौर पर जब दर्जाबंदी की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जानदारों को उनकी मुशाबा ख़ुसूसियात की बुनियाद पर ग्रोह में तक़सीम करते हैं। जिसकी मुशाबा ख़ुसूसियात होती हैं उनके ग्रुप सलग। जब हम इस तरह जानदारों को कई ग्रोह में तक़सीम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका इर्तिक़ा किस तरह से हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इर्तिक़ा और दर्जाबंदी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये इनका एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ है। तो दर्जाबंदी से ही हमें पता चलता है कि किस तरह जानदारों का इर्तिक़ा हुआ। इस इर्तिक़ा को ही जानने के लिए साइंसदानों ने जो है इर्तिक़ाई रिश्ते की तफ्तीश की कि
इस तरह उन्होंने जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम किया। होमोलॉगस या हमतरकीब अज़ा, एनालॉगस या मुशाबह अज़ा किसे कहते हैं? इम्तिहान में सवाल आपका आ सकता है, इनके दरमियान फ़र्क। होमोलॉगस या हमतरकीब अज़ा किसे कहेंगे? ऐसे अज़ा जिनकी बुनियादी बनावट एकसां लेकिन अफ़ाल मुख्तलिफ हों, हमतरकीब अज़ा कहलाते हैं। बुनियादी बनावट सेम रहती है उनकी, लेकिन काम मुख्तलिफ रहते हैं, जैसे परिंदे, रेंगने वाले जानदार, पिस्तानियों और जलथलियों के बाजू। ये क्या है? होमोलॉगस या हमतरकीब अज़ा हैं। एनालॉगस अज़ा ऐसे अज़ा जिनकी बुनियादी साख्त मुख्तलिफ लेकिन अफ़ाल एकसां हों, एनालॉगस अज़ा। काम एक जैसे हैं, चिड़िया और चमगादड़ के पर उड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी साख्त जो है बुनियादी साख्त मुख्तलिफ है। चिड़ियों के पर, चमगादड़ के पर, दोनों की साख्त अलग अलग है, लेकिन काम क्या करते हैं? एक ही करते हैं, उड़ने का काम। तो ऐसे अज़ा को हम कहेंगे एनालॉगस या मुशाबह अज़ा। या बिल्ली के पंजे, इंसान के पंजे, इंसान के हाथ, ये दोनों क्या हैं? ये इनके काम अलग अलग हैं, पर इनकी बुनियादी साख्त एक जैसी है। तो ऐसे अज़ा को हम कहेंगे हमतरकीब अज़ा। यहाँ पर इनके अफ़ाल काम एक जैसे हैं, लेकिन इनकी बुनियादी साख्त अलग अलग है। पतंगे के पंख हो, परिंदे के पंख जो हैं, इनकी बुनियादी साख्त अलग है। काम तो एक ही है, उड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे अज़ा को हम मुशाबह अज़ा या एनालॉगस अज़ा कहते हैं। मछली के जिल्द पे जो छिलके हैं, वो ये सीपी जो है, इन दोनों का काम क्या है? एक ही है, हिफाजत का है, लेकिन बुनियादी साख्त इनकी मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये मुशाबह अज़ा कहलाएंगे। चिंपैंजी के हाथ और हाथी की सूंड, दोनों का जो है काम एक ही है, लेकिन उनकी बुनियादी साख्त अलग है, इसलिए मुशाबह अज़ा, एनालॉगस अज़ा। चमगादड़ के पंख, परिंदे के पंख, दोनों का काम एक है, लेकिन उनकी बुनियादी साख्त अलग है, तो इस तरह से ऐसे अज़ा मुशाबह अज़ा कहलाते हैं। क्या तितली और चमगादड़ के परों को हम तरकीब कहा जा सकता है? क्यों या क्यों नहीं? क्यों हम तरकीब क्या इनको कह सकते हैं, तितली और चमगादड़ के परों को? तितली और चमगादड़ के पंखों को हम तरकीब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों का इर्तिक़ा और बुनियादी साख्त मुख्तलिफ है। काम तो एक है, लेकिन उनकी बुनियादी साख्त मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुशाबह अज़ा हैं, हम तरकीब अज़ा नहीं हैं। अब देखेंगे फॉसिल क्या हैं, ये इर्तिक़ा के अमल के बारे में क्या समझाते हैं। जानदारों के मुर्दा जिस्म या उनके निशानात जो मिट्टी में दबे हैं और किसी वजह से तहलील हुए बगैर बाकी हैं, उन्हें फॉसिल कहते हैं। अगर ये ज़मीन की ऊपरी परतों में मौजूद हैं तो ये नए हैं, अगर गहराई में हैं तो ये क़दीम हैं। आर्कियोपेट्रिक्स की मदद से हम इर्तिक़ाई रिश्ते को बयान कर सकते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स ये रेंगने वाले और परिंदों के दरमियान जो है रिश्ते को बतलाता है कि परिंदों का इर्तिक़ा रेंगने वाले जानदारों से हुआ, क्योंकि ये ऐसा परिंदा था जिसके मुंह में दांत भी थे, जिसकी दुम थी रेंगने वालों की तरह, और परिंदों की तरह चोंच थी और पर थे। तो इसका मतलब साइंसदानों ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि परिंदों का इर्तिक़ा रेंगने वाले जानदारों से हुआ। तो ये इन दोनों के दरमियान, रेंगने वाले और परिंदों के दरमियान के रिश्ते को बतलाता है। रिकाज़ जो ज़मीन की ऊपरी परतों में हैं तो वो नए हैं, अगर वो बहुत निचली परतों में हैं तो वो क़दीम रकाज़ात हैं। इर्तिक़ाई ताल्लुक़ात के तयन में फॉसिल की क्या अहमियत है? फॉसिल्स इर्तिक़ाई ताल्लुक़ात को समझने में अहम रोल अदा करते हैं कि जानदारों का इर्तिक़ा कैसे हुआ, कैसा उनके जिस्मों में तब्दीली आती गई। ये जानदारों की नस्ल दर नस्ल को बतलाते हैं। ये जोग्राफियाई एतबार को नापने में मदद करते हैं फॉसिल्स, कि किस तरह के जोग्राफियाई एतबार गुजरे हैं। क़दीम फॉसिल ज़मीन की गहराई में होते हैं और नए फॉसिल ज़मीन की ऊपरी परतों में होते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स जैसे फॉसिल्स रेंगने वाले और परिंदों के दरमियान के ताल्लुक़ को बताते हैं। इर्तिक़ा के मराहिल क्या हैं? पेचीदा अज़ा का इर्तिक़ा अचानक नहीं हुआ, ये इर्तिक़ा कई पीढ़ियों में हुआ। एक ख़ासियत दूसरे अफ़ाल के लिए भी कारआमद है, यानी जो सादा जानदार आहिस्ता 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 उनमें पेचीदा साख्त आती गई। और कुछ ख़ासियतें जैसे पर शुरुआत में ठंडे मौसम में जिस्म की हिफाजत करते थे, पर परिंदों ने क्या किया, उन्हें परों को उड़ने के मुवाफ़िक़ बना लिया। ये इर्तिक़ा हुआ रेंगने वालों से फिर परिंदों में। मसनवी इंतख़ाब के ज़रिए इर्तिक़ा, इंसान ने 2000 साल से भी पहले जंगली पत्ता गोभी को ग़िज़ाई पौधे की शक्ल में उगाया था और इससे इंतख़ाब के ज़रिए दूसरी सब्ज़ियाँ पैदा कर लीं। इंसान ने अलग अलग किस्म की गोभियाँ और अलग अलग सब्ज़ियाँ बनाई इसी से। इर्तिक़ा का मतलब तरक्की नहीं है, तनु की तश्कील और माहौली इंतख़ाब के ज़रिए तनु को शक्ल देना इर्तिक़ा है। यानी इर्तिक़ा माने तरक्की होना नहीं है, बल्कि नई अनवा वजूद में आना और माहौल और क़ुदरत के ज़रिए उनका इंतख़ाब होता जाना,
उसको इर्तिक़ा में हम बतलाते हैं। इर्तिक़ा से पैदा हुई नई अनवा पेचीदा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नई अनवा पुरानी अनवा से बेहतर हैं। नई अनवा सिर्फ कुदरती इंतखाब और जीनियाती इन्हिराफ के ज़रिए वजूद में आई। इंसान का इर्तिक़ा चिंपैंजी से नहीं हुआ है। बहुत अरसा पहले इंसान और चिंपैंजी के आबा अजदाद मुश्तरक थे। ये मुश्तरक आबा अजदाद ना तो इंसान थे और ना ही चिंपैंजी। तो ये इर्तिक़ा हमें ये बतलाता है कि चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि दोनों के आबा अजदाद मुश्तरक थे। ये मुश्तरक आबा अजदाद जो थे ना तो इंसान थे और ना ही चिंपैंजी। इंसानी इर्तिक़ा, दुनिया के तमाम इंसान एक ही नूह होमो सैपियंस से ताल्लुक़ रखते हैं। याद रखिए, इंसान के जो नूह हैं होमो सैपियंस, तमाम इंसान एक ही जीन पूल रखते हैं। इंसानों के आबा अजदाद को अफ्रीका में तलाश कर सकते हैं। क़दीम इंसान अफ्रीका ही में वजूद में आए। कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया और कुछ वहीं रह गए। अफ्रीका छोड़े हुए इंसान आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गए। सवाल है एक आपको किताब में कि इंसान जो जसामत, रंग और शक्ल में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं, एक ही नूह के अफराद हैं, क्यों? किस तरह ये एक ही नूह के अफराद हैं, आप कैसे कह सकते हैं, बतलाइए, बल्कि वो बोल रहा है। क्योंकि जब ये आपस में नस्ल अफजाइश करते हैं तो अपने जैसे जानदारों को जन्म देते हैं। आपस में नस्ल अफजाइश करना और जानदारों को जन्म देना एक ही नूह होने की सबसे बड़ी दलील है। तो ये आपका सबक, मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बतलाने की कोशिश की इसमें। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसको समझना है तो आप बार बार इसको 2-3 मरतबा देखिए, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए आपको बार बार उसको देखना होगा, पढ़ना होगा। किताब में जो सबक है उसको पूरी तरह से पढ़िए और इन पॉइंट्स के इस्तेमाल से आप जो है इसमें परफेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, इम्तिहान के लिए बेस्ट ऑफ लक। और NTSC एग्ज़ाम में भी इसके ताल्लुक़ से सवालात आएंगे, तो आप ये मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड इख्तिलात को अच्छे से समझिए और जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें आप होमोलॉगस आज़ा और एनालॉगस आज़ा को समझने की कोशिश कीजिए और मेंडल के तजुर्बात को गौर से देखिए बार बार, तो आप इस सबक को इंशाल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ